हरे कृष्ण बागभट्ट रामरुद्र +2 हाई स्कूल से, और मैं बायोलॉजी का प्राध्यापक हूं। और आज मैं क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पूर्व मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इस बात की जानकारी दी जाए, जैसे मेडिकल के एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बायोलॉजी की क्या अहमियत है और बायोलॉजी किस तरह से बायोलॉजी को पढ़ना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूं कि जब आप मेरी क्लास आप कंटिन्यू करें तो इससे उन बच्चों को भी बहुत फ़ायदा मिले जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। जैसे देख लें कि पहले तो यह बात करें कि बायोलॉजी जो पीएमटी के जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करते हैं उनके साथ वो किस तरह से डायरेक्शन उनको कैसा चाहिए, इस बात को समझने के लिए हम दो उदाहरण आपको देना चाहते हैं। पहला उदाहरण आप देखेंगे, पहले उदाहरण में आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं मेडिकल की, आपने कई पहले से जो मेडिकल दे चुके हैं भैया या दीदी, उनको आप जानते होंगे। तो उनसे जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आपकी परीक्षा मान लीजिए 12 बजे समाप्त हुई, जब 12 बजे परीक्षा समाप्त होती है, मान लीजिए 9 से 12 बजे 3 घंटे मेडिकल का एग्ज़ाम है। 12 बजे जब आपकी परीक्षा समाप्त होती है और 12:15 में यदि आप वापस से उन प्रश्नों को देखते हैं जिन प्रश्नों का उत्तर आपने कर रखा है, तो आप पाते हैं कि आप कहते हैं कि अरे भाई कई जगह हमने गलती कर दी, इसका आंसर यह होना चाहिए था, इसका आंसर ए था, इसका आंसर बी था, और हमने ए कर दिया या कुछ भी गलत हो गया हमारा आंसर। तो एक उदाहरण ये हुआ कि भाई क्यों ऐसा हुआ। इससे क्या पता चला? इससे साफ यह पता चल रहा है कि आपको प्रश्नों का उत्तर पता है। आमतौर पर मेडिकल की परीक्षा देने वाले जो भी छात्र होते हैं उनको इसके बारे में जानकारी होती है। उनके जो प्रश्न पत्र होते हैं, प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न होता है बायोलॉजी के हिसाब से यदि देखें तो वो इतना टफ नहीं होता कि जो जनरल एक छात्र है वो उसको नहीं बना सकता। तो एक जनरल छात्र जो इसको पढ़ रहा होता है वह थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, या वापस से यदि आप घर में जाएं और दोबारा आप प्रश्नों को देखते हैं तो आप कहते हैं कि अरे ये तो गलत हो गया भाई, इसका आंसर तो मेरे को पता था, आपने गलत कर दिया। इसके पीछे यदि आपको एग्ज़ाम समाप्त होने से 15 मिनट पहले पता होती तो आप निश्चित रूप से उसका सही आंसर किए होते। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, जो यहाँ समझ आता है इस चीज़ से, इस उदाहरण से, वो ये है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेडिकल के लिए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़रूरी है कि आप टाइम के हिसाब से इसमें चलें। दूसरा उदाहरण आप देख लें, जब आप देखेंगे कि किसी के घर में भी आप ध्यान से यदि ऑब्जर्व करें तो आप पाते हैं कि एक घर में यदि कोई इंजीनियर है तो आप देखते हैं कि उसके घर में 2-4 और इंजीनियर हो जाते हैं। किसी के घर में यदि एक डॉक्टर है तो उसके घर में और कई डॉक्टर हो जाते हैं। किसी के घर में एक सीए है तो उसके घर में कई और सीए हो जाते हैं। उदाहरण ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको यह पता होता है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, और आप उस परिवार के सदस्यों पर उसी तरह से ट्रस्ट करते हैं, और ट्रस्ट करते हुए आप आगे बढ़ते हैं, और आप उनके मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ जाते हैं, और आप बिल्कुल आसानी से अपने परीक्षा को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मेडिकल में भी वही सारी चीज़ें मेंटेन होती हैं। यहाँ पर भी आपको जो भी आपके सलाहकार हों, जिनसे भी आप पढ़ते हों, आप ज़रूर यह बात जानने की कोशिश करें कि उनका मेडिकल के हिसाब से क्या एक्सपीरियंस है, या उन्होंने कहाँ तक मेडिकल के बारे में वो जानते हैं। क्योंकि जिसने उसको क्रैक कर रखा है कि इसको कैसे क्रैक किया जा सकता है, तो ये हो गई दूसरी बात कि इसको हम जानें। तीसरा है कि अब मेडिकल के लिए क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है और किस तरह से पढ़नी है। इन सब चीज़ों पर यदि हम ध्यान दें तो देखें, सबसे पहले आपका जो टॉपिक है उसको समझने से पहले आप पहले देखें कि जो सिलेबस है उसको हम किस आधार से पढ़ेंगे। तो
जो आपका मेडिकल का जो सिलेबस है उसको समझने के लिए देखिए, टाइम को तो आपने देख लिया। अब इस टाइम को समझें कि ये टाइम हम कैसे दें। क्यों? क्योंकि एक बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में एक आमतौर पर एक प्रोवर्ब का यूज़ किया जाता है, वो ये है, द सिलेबस इज़ टू यूज नॉट टू बी रिवाइज। मीन्स कि इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि इसको दोबारा से आप रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो इतनी आसानी से आप रिवाइज नहीं कर सकेंगे, और यदि आप रिवाइज कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले इसके टाइम मैनेजमेंट को देखते हैं एक कंपेयर करके कि पीएमटी के एग्ज़ाम में और जो लोग जेई देते हैं इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में कौन कौन से विषय आते हैं और उन विषय के हिसाब से किस तरह की आपकी पढ़ाई होती है। देखिए, आमतौर पर जब आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो इंजीनियरिंग में 3 विषय होते हैं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। और इन तीनों का प्रतिशत यदि हम निकालें तो ये लगभग 33% सभी का होता है। यह प्रतिशत है जिसके आधार से बच्चे पढ़ते हैं। अब मान लिया जाए कि आप सप्ताह में 3 दिन मैथ्स पढ़ते हैं, उसी तरह से आप 3 दिन फिजिक्स पढ़ते हैं और 3 दिन आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं। मतलब सप्ताह में अल्टरनेट क्लासेस होते हैं फिजिक्स के, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, तो आप हर दिन अलग अलग क्लासेस को आप करते हैं। जैसे आप जानते हैं किन्हीं का MWF होता है, TTS होता है, इस तरह से आप पढ़ाई करते हैं। अब देखें टाइम मैनेजमेंट के बारे में, इस जगह पे बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी में गड़बड़ी करते हैं। क्या करते हैं? देखिए, पीएमटी में क्या सवाल पूछे जाते हैं। इनमें पहला विषय बायोलॉजी होता है जो आप जानते हैं, दूसरा फिजिक्स होता है और तीसरा केमिस्ट्री होता है। और इनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरह के, तो देखिए, ये तो पता है कि ये 45 प्रश्न होता है फिजिक्स का, 45 होता है केमिस्ट्री का। लेकिन यदि आप बायोलॉजी को देखें तो बायोलॉजी 2 भागों में बटा होता है, एक बोटनी और एक जूलॉजी। अब इस हिसाब से देखें और इनसे भी 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब अब यदि यहाँ पर हम देखें तो बायोलॉजी का जो प्रतिशत होता है पढ़ने के लिए वह हो जाता है 50%, 25% और 25%। अब मान लीजिए कि बच्चे जो आमतौर पर ऐसा करते हैं कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से ही बायोलॉजी को भी समय देते हैं, बायोलॉजी को भी वो 3 दिन का ही क्लास देते हैं या सप्ताह में 3 दिन पढ़ते हैं, या कई बच्चे तो ऐसे हैं कि फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और बायोलॉजी जो आपका अकाउंटेबिलिटी जिसका 50% है उस पर आप कम ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें। मतलब यदि आप इनको 3 दिन वीक में पढ़ते हो तो इनको आपको 6 दिन पढ़ना होगा। सिंपल सी बात है। आप रोज बायोलॉजी पढ़ने के लिए अपना एक समय बनाएं जहां आपको रोज बायोलॉजी पढ़नी है, रोज बायोलॉजी पढ़नी है। और बायोलॉजी पढ़ने के लिए आप जो सिंपल, आपके पास जो सबसे पहले जो बेसिक बुक है जो NCERT, इसी पर आप ध्यान दें। और जैसे ही आप इस पर दोहरी, जैसे अन्य विषय से ज़्यादा आप समय देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी भी इसका ज़्यादा है, तो जब आप देंगे तो ये पढ़ना आपको आसान हो जाए। अब सवाल ये है कि आप पढ़ें अब इसको कैसे पढ़ेंगे कि कम से कम समय में हम इन सब चीज़ों को समझ पाएँ। तो जब आप NCERT को पढ़ेंगे या बायोलॉजी को पढ़ने के लिए आपको 2 लेवल की पढ़ाई करनी होगी, एक बेसिक और दूसरा एडवांस। बेसिक मीन्स यह जो बेसिक है वह सीधा है, साधारण तौर पर पूरे जो चैप्टर्स हैं उनको आपको पूरे को पढ़ना है। आप पूरे को पढ़ते चले जाएंगे तो वो आपका जो आप साधारण तौर पर घर में पढ़ते हैं चीज़ों को समझेंगे, जो वाक्य को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जो चीज़ें उसमें समझ में नहीं आ रही हैं उनको आप वापस से
उनको ठीक करते हैं, उनको उनके उनके जो शब्द हैं उनको समझते हैं, अपने शिक्षकों से पूछते हैं, या आप रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, आमतौर पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब बेसिक तो समझ गए कि भाई बेसिक पढ़ाई यह है कि भाई जो हमको साधारण तौर पर सारा कुछ पढ़ना है, और एडवांस, यहाँ बच्चे ध्यान दें। एडवांस क्या है, एडवांस कैसे पढ़ेंगे? एडवांस जो भी बायोलॉजी में पढ़ना वही है जो आप कौन सा पढ़ना है, तो आप 11 एंड 12 के जो चैप्टर्स हैं, जैसे आपको पता है 11 में 22 चैप्टर हैं और 12 में टोटल 16 चैप्टर हैं, मतलब ऑल टुगेदर आपको 38 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं बायोलॉजी में। तो ये जो 38 चैप्टर आपने बेसिक पढ़ा और इसके बाद आपको एडवांस भी पढ़ना होता है। तो एडवांस क्या पढ़ेंगे? एडवांस भी आप इसी बात को पढ़ेंगे जो आपका बेसिक है, इसी को थोड़े एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मीन्स आपके अपने इंटरेस्ट पर आप पढ़ेंगे। अब जैसे समझ लें, क्या किस बात को अपने इंटरेस्ट से पढ़ेंगे? इस बात को समझने के लिए ध्यान दें कि जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का, मानिए कि बायोसिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी, ये आप जानते हैं, या पहला यूनिट है, या क्लास 11 का 1 to 4 चैप्टर है, जिसके अंदर आप बायोसिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी को पढ़ते हैं। मान लीजिए कि किसी बच्चे का बायोसिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है, लेकिन साथ ही साथ उसके पास एक चैप्टर और है, एक यूनिट और उसको बाद में पता चलता है, और पढ़ते तो सारे यूनिट पढ़ेंगे, लेकिन एक यूनिट और है जो उसको समझ नहीं आता, और कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। अब क्या है, ये जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन कहाँ है? क्लास 12 में है, चैप्टर 5 to 7। यहाँ पर जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि जेनेटिक्स और इवोल्यूशन जो है वह बायोलॉजी का बैकबोन है, मतलब इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें एडवांस फॉर्म में पढ़नी होती हैं। तब आप क्या करेंगे, जब आपको ये एडवांस पढ़ना होगा तो बच्चे क्या करते हैं कि उनका, जिस बच्चे का ये बायोसिस्टमैटिक्स अच्छा है, वो इसको छोड़कर वो जेनेटिक्स पर ज़्यादा ध्यान देने लगता है। भले ही उसको जेनेटिक्स नहीं समझ आ रहा, या वो बहुत कोशिश कर रहा है, फिर भी उसको ये बात समझ नहीं आ रही, जबकि और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो समझ सकता है, लेकिन वो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा है, फोकस कर रहा है, और इसके ऊपर कम ध्यान दे रहा है। ये सोच रहा है कि ये तो हमारा इंटरेस्ट का है और मैं इसके सारी चीज़ों को जानता हूँ। ऐसा नहीं। देखिए, आपको मेडिकल क्रैक करने में जो भी सबसे अधिक मदद करेगा वो बायोसिस्टमैटिक्स करेगा, ना कि जेनेटिक्स करेगा। तो आप पहले बेसिक पढ़ेंगे और उसके बाद एडवांस पढ़ेंगे। किसका एडवांस पढ़ेंगे? उस टॉपिक का एडवांस पढ़ेंगे जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आती है। क्यों? तो इस बात को देख लें कि हर चैप्टर से, हर यूनिट से मेडिकल में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोई एक यूनिट यदि आपका हो जाता है तो यह वेल एंड गुड। यदि आप सभी प्रश्नों का उत्तर बना लेते हैं, सभी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, तब तो अच्छी बात है। लेकिन यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो आप किन बातों पर ध्यान देंगे? तो आप उन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे जो प्रश्नों का उत्तर, या जिन टॉपिक को आप अच्छे से समझते हैं उनको आप और अच्छा कर लें। और अच्छे करने के लिए अब आपको ज़रूरत पड़ती है कैसे बुक की? उन किताबों की जो रेफरेंस बुक होते हैं। रेफरेंस बुक, बहुत सारे पब्लिशर की अलग अलग किताबें आती हैं जो रेफरेंस बुक में चलती हैं। आप किसी बुक को भी उठाएंगे, वो आज के युग में जो भी किताबें हैं वह संगत हैं, वह मेडिकल के हिसाब से उसमें बहुत सारे मटेरियल दिए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन बच्चे करते क्या हैं? यहाँ बच्चे दो बड़ी बड़ी गलतियाँ कर जाते हैं। एक तो जो बेसिक को बहुत अच्छे से नहीं कंप्लीट करा, और वो जो एडवांस पढ़ रहे होते हैं उनको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ते। वो देखते हैं कि नहीं भाई क्या हमको पढ़ना चाहिए, किसी से पूछ लिया। तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो समझ में आता है
क्यों? क्योंकि आप सिंपल सी बात है कि जितने हमारे पास यूनिट्स हैं, पूरे बायोलॉजी के जो 38 चैप्टर हैं, 38 चैप्टर हैज बीन डिवाइडेड, जैसा कि आपको पता है कि ये पूरे 10 यूनिट्स में बटा हुआ है। तो हर यूनिट के अंदर हर यूनिट से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इस साल सारे प्रश्न मेडिकल के जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे जेनेटिक्स से पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। और वे चैप्टर्स जो आसान लगते हैं आपको पढ़ने में, वो आसान होते भी हैं, और उनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका स्टैंडर्ड भी आसान होता है। तो ये सिर्फ पढ़ने की बात है। तो दो चीज़ें हो गई, एक हो गया। अब देखिए मैनेजमेंट, तो टाइम आप समझ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट भी हम आपको बताएंगे। टाइम तो आपने देख लिया कि भाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रा द एम्फेसिस ऑन द बायोलॉजी, डबल टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री और फिजिक्स से अधिक समय हमको देना है मेडिकल में यदि हमको बायोलॉजी पढ़ना है तो। और क्या पढ़ेंगे? एनसीईआरटी पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी का पहले बेसिक जितना भी हो, हमारा जितनी बारी हमको समय मिले, मौका मिले, हमको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी पढ़ने के लिए क्या है? एक सिंपल है, गो बिटवीन द लाइन्स। मीन्स इफ यू आर गोइंग थ्रू द एनसीईआरटी बुक, then you will have to follow, then you have to go through the each and every line, each and every word of the book। और इसके अंदर आप जब पढ़ रहे हो तो आपको अंडरलाइन कीजिए उन शब्दों को, उस सेंटेंस को, जो बात आपको समझ नहीं आ रही, और उनको देखिए कि हमको क्यों समझ नहीं आ रही। तो फिर आप उनको उदाहरण से और चीज़ों से आप समझ सकते हैं और उनको समझेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो तीसरी बात जो मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वह है प्रश्नों के उत्तर को एक्यूरेसी से बताना। जैसे इसका मेरा सिंपल सा उदाहरण है, जैसे आपसे आपका हम नाम पूछें कि भाई आपका क्या नाम है। सपोज कि आपका नाम मोहन है, तो आपसे पूछे भाई कितना प्रतिशत आप मानते हैं कि मोहन है? 100% दैट आई एम मोहन, मीन्स दैट यू आर 100% श्योर दैट योर नेम इज मोहन। सो लाइकवाइज इफ यू हैव टू गो, if you have to answer to a question, then you have to think like that कि जब तक आप 100% उसको नहीं जानते तो आप 98% वाले प्रश्न पर आप नहीं जाएं। एक बार जब तक आप 100% किसी चीज़ को नहीं समझते, और आप समझ जाएंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि आप आज तक मेरे पास जैसे जितने बच्चे को आप देखे हों, या मैंने भी बच्चों को देखा है कि जो बच्चे मेडिकल पढ़कर आते हैं या एज एन एवरेज क्लास में बैठते हैं, उनको बायोलॉजी के जो भी मेडिकल के प्रश्न होते हैं उनमें से 80% से ऊपर का आंसर उनको आता है। और यदि आप मेडिकल में 80% से ऊपर का आप स्कोर करने को मानते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, इन सभी प्रश्नों के लिए आप जानते हैं कि पूरे मेडिकल की जो परीक्षा होती है वो 720 नंबर की होती है, और 720 नंबर में यदि आप 550 से ऊपर का स्कोर मारते हैं और चाहते हैं कि इससे ऊपर हमारा आए, और इसके ऊपर यदि आएगा तो आपको बहुत अच्छे ब्रांचेस मिल जाएंगे मेडिकल में। तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं। तो हम एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें। 3 मुख्य बिंदुओं पर हमने ध्यान दिया। क्यों हमने ध्यान दिया? क्योंकि हमने एक बात कही बायोलॉजी के लिए, द सिलेबस इज टू यूज नॉट टू बी रिवाइज, मीन्स इट इज टू लार्ज दैट you don't have time, so much time, so that you can revise it twice, thrice। तो रिवाइज ट्राइस आप कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं रिवाइज? जब आप उन चीज़ों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। तो पहली बात हो गई कि आपको बायोलॉजी के लिए जो बच्चे पीएमटी निकालना चाहते हैं उनको बायोलॉजी में अधिक समय देना है। अधिक समय देना है मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री को कम नहीं देना, उनको जितनी आवश्यकता उनको तो देनी है, लेकिन उससे अधिक समय देना है उनको। क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं, बिल्कुल हमने दिखा दिया कंपेयर करके कि बच्चे क्या करते हैं कि फिजिक्स को जेई के हिसाब से पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को जेई के हिसाब से पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारी किताबें हैं, आप देख लेंगे दोनों का जो पैटर्न होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूछे गए प्रश्नों का पैटर्न भी जो होता है मेडिकल में और इंजीनियरिंग में, वो दोनों का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। जो प्रश्न इधर पूछे जाते हैं वो एनालिटिकल होते हैं, वो मैथमेटिकल न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, और यहाँ पे जो होते हैं वो कंसेप्चुअल होते हैं, कंसेप्ट के आधार पे हैं कि यदि चीज़ों को आपको पता है तो आप उसका आंसर आसानी से कर देंगे। तो 2 बातें हो गई। और यहाँ पर देख लीजिए 50% अकेला बायोलॉजी अकाउंट करता है, तो आपको इधर अलग समय इनको देना चाहिए। दूसरी बात
कि पढ़ने के लिए आप दो तरीके अपनाएंगे। पहला, आप बेसिक पढ़ेंगे जो आप एनसीईआरटी से लगातार पढ़ते रहेंगे, और दूसरी बात आप एडवांस पढ़ेंगे जिसके लिए जो कि आपके इंटरेस्ट के आधार पर होगा। जो भी आप इंटरेस्ट आप सोचेंगे, जो भी चैप्टर्स आप सोचेंगे, अभी हम बात करेंगे। अभी इसके बाद आई विल राइट ईच एंड एवरी टॉपिक थ्रू विच यू कैन गो थ्रू इट, और वो कहाँ कहाँ आपको पढ़ना है और आप कैसे पढ़ेंगे। और ज़रूर एक बात और, बच्चों को हमने देखा है जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो कहीं से भी उठाकर पढ़ लेते हैं, कहीं से उठाने की ज़रूरत नहीं। देखिए, हर यूनिट्स जो बना है, हर यूनिट और हर बायोलॉजी के अंदर जो जो विषय और जो जो चैप्टर्स बनाए गए हैं, वो सभी चैप्टर्स को आप कभी आप बुक को जब आप पहले दूसरे पेज को आप पलटेंगे तो आप वहाँ देखेंगे अ टीम ऑफ टीचर्स लगे हैं उसको बनाने में। तो यदि वो टीचर्स इस बात को समझते कि भाई सेल बायोलॉजी को पहले पढ़ाना था तो वो पहले ही सेल बायोलॉजी को पढ़ाते और बायो सिस्टमैटिक्स को बाद में रखते। हम कई विद्यालय में देखते हैं, कई बच्चों को देखते हैं कि वो कैसे पढ़ते हैं। वो शुरू कर लेते हैं, भाई पहले हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, पहले हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे। ये बड़ा नुकसानदायक होता है। आपको जैसे सिस्टमैटिक्स पढ़ाया गया है, पहला चैप्टर सिस्टमैटिक्स है, क्योंकि पहला चैप्टर में आप देखेंगे क्लास 11 की बायोलॉजी यदि आपको याद हो तो उसके अंदर आप पढ़ेंगे सबसे पहला जो पहली पेज पर लिखा है द लिविंग वर्ल्ड, और उसमें पहले पैराग्राफ में लिखा है व्हाट इज लिविंग। जब तक आप किसी चीज को लिविंग को आप नहीं समझेंगे तो फिर आप लिविंग के सेल स्ट्रक्चर को आप कैसे समझेंगे, फिर उसके फिजियोलॉजी को आप कैसे समझेंगे, फिर जेनेटिक्स को आप कैसे समझेंगे। तो इसमें कहीं ना कहीं आपका लेकुना रह जाता है, बाकी रह जाता है कुछ चीज़, जिसको बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए। आप भी जहां पढ़ते हो वहां जरूर इस बात पर ध्यान दें, और पढ़ाने वाले शिक्षक भी इस बात पर ध्यान दें कि बच्चों को जिस सिस्टमैटिक से पढ़ाया जा रहा है, जिस सिस्टमैटिक से सिलेबस बताया है, उसी तरह से उनको पढ़ाया जाए। तो आप देखें, तो अब क्या है, इसके बाद हमने बात करी कि ये आप इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, और इंटरेस्ट से जब आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको रेफरेंस बुक की आवश्यकता होगी। उससे पहले आपको रेफरेंस बुक की कोई आवश्यकता नहीं है। मेडिकल निकालने के लिए आपको किसी भी प्रकार के रेफरेंस बुक की आवश्यकता नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं उसी को पढ़कर समझ रहे हैं तो आप मेडिकल आसानी से निकाल सकते हैं। अब और तीसरी बात जो हमने कही कि जब तक आप एक्यूरेट नहीं हैं, देखिए हम दो प्रश्नों का उदाहरण दे देते हैं और इन प्रश्नों के हिसाब से आप समझ जाएंगे कि मेडिकल के लिए किस तरह से थैंक यू। तो देख लें, मान लीजिए कि मेडिकल के लिए आप जो पढ़ रहे हैं उनको दो तरह के, जो पुराने ज़माने में आज से 10-20 साल पहले या उससे भी पहले जो मेडिकल के प्रश्न पूछे जाते थे वो कैसे पूछे जाते थे, देख लीजिए। जैसे मान लीजिए फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा जाता है, तो इनका ऑप्शन होता था मेंडल लिख दिया, एक ऑप्शन मेंडल है, एक ऑप्शन डी वेरिस है, एक ऑप्शन चार्ल्स है, और फिर मान लीजिए, मतलब इसमें क्या है कि इसमें एक ही व्यक्ति है जो किसी ब्रांच के, बायोलॉजी के ब्रांच के फादर हैं, और वो किसके हैं, जेनेटिक्स के हैं, वो ग्रेगर जोहान मेंडल, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। और बाद बाकी जो हैं वो किसी चीज़ के फादर नहीं हैं, मान लीजिए। लेकिन आज का जो प्रश्न होता है वो कैसा होता है, यदि इसी प्रश्न को बनाया जाए तो इसके जो ऑप्शंस होंगे उसमें आपको 4 जो भी नाम दिए जाएंगे वो चारों नाम जो होंगे वो किसी न किसी ब्रांच के फादर ही होंगे। मतलब कोई फादर ऑफ बायोलॉजी हो सकते हैं जैसे एरिस्टोटल, फादर ऑफ जेनेटिक्स जैसे आप जान रहे हैं, फादर ऑफ एग्रीकल्चर, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ऐसे ऐसे करके किन्हीं किन्हीं का नाम लिखा होगा। मतलब जो भी होंगे, तो जब आप उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सभी के नाम को आप जानिए, सभी व्यक्ति के नाम को आप जान लीजिए कि कौन किस ब्रांच के फादर हैं। मतलब
अब क्या है, क्या प्रश्न का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है, अब उस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते। अब नियर बाय जब कोई जैसे सेल बायोलॉजी की किसी रिसर्च के बारे में यदि पूछा जाए कि इसकी खोज कब हुई, तो उससे संबंधित जो भी खोजें होंगी सेल बायोलॉजी से संबंधित, वो 4 ऑप्शन 4 तारीखों में दी होंगी। मतलब कोई एक तारीख इस बात को स्पष्ट नहीं करेगा कि भाई आप समझ लें कि इस समय सेल बायोलॉजी हुआ था। तो इस तरह से जो बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो इस पर भी ध्यान दें। अब हम बात कर लें कि हमको पूरे मेडिकल के लिए क्या क्या पढ़ना है और इस पूरे बायोलॉजी में हमको क्या समझना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, और कौन कौन से ब्रांच हैं जिनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं घर में पढ़ करके भी। क्योंकि देखिए अभी यह जो लॉकडाउन का समय है इसका आप सही ढंग से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप घर पर बैठे हैं, सबसे बड़ी बात कि बच्चों को हम देखते हैं, आप खुद भी इसको फील करते होंगे और जो यहाँ पर गार्जियन बैठे हों उनको भी इस बारे में पता है कि जो बच्चों का मैक्सिमम टाइम जो होता है वह ट्यूशन, कोचिंग और स्कूल आने जाने में चला जाता है। जो आप आते हैं, फिर आप रिलैक्स होते हैं, आने जाने से पहले आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो ये सारा समय जो है बड़ा ही कीमती समय आपको मिल, और यह जो समय है पहले तो कीमती समय मिल गया, उसके लिए आपको अपने आप को धन्यवाद देना चाहिए कि यस आई गॉट दिस टाइम राइट नाउ। इस समय, इस लंबे समय में आप आराम से पढ़ सकते हैं, अपना शेड्यूल बना सकते हैं घर में। पहला यह हो गया। और दूसरी बात यह हो गई कि आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। इस तरह के क्लासेस यदि आपको डेली मिलने वाले हैं, और इन क्लासेस से चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जो भी हो, इन क्लासेस को जरूर ध्यान से आप पढ़ें। और हमेशा यह बात रखें कि जहाँ से जो सीखने वाला व्यक्ति होता है वो जहाँ भी उसको सिखाया जाए वो सीख लेता है। वही इंतजार में नहीं होता कि भाई फला जगह का हमारा व्यक्ति होगा तभी हम सीख पाएंगे या हम किसी पर्टिकुलर से ही सीख पाएंगे। किन्हीं से भी आपको जब आपको ज्ञान मिले तो आपको ज़रूर सीखना चाहिए कि हमको क्या क्या पढ़ना है और किस तरह से व्यक्ति बता रहे हैं, ज़रूर ध्यान से सुनिए। और यह जो हमारे सरकार की जो हमारी पहल है कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सभी बच्चों को समझाया जाए, इसलिए ताकि आप घर में रहकर चीज़ों को घर में रहें और आराम से चीज़ों को समझते रहें। तो देखिए क्या क्या हैं बायोलॉजी में। आप जानते हैं टोटल आपके पास जो पीएमटी के लिए और ऐसे भी बोर्ड की तैयारी भी यदि आप कर रहे हो तो पूरे पीएमटी और बोर्ड जो सीबीएसई और जो जैक है, इन सभी का जो सिलेबस है या अदर स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है वो सब एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब सबका सिलेबस मोर और लेस क्या लगभग बिल्कुल सेम है। तो सेम सिलेबस बायोलॉजी भी कवर करता है हर विषय के अनुसार। तो बायोलॉजी में यदि आप देखें तो टोटल नंबर में आपको क्लास 11 एंड 12 मिलाकर 38 चैप्टर पढ़ने होते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला हम शुरू करते हैं उस यूनिट वाइज, क्योंकि साइंस में जैसा पिछले क्लास में आपने पढ़ा, पिछले क्लास में फिजिक्स में सर बता रहे थे कि साइंस इज द स्टडी ऑफ थिंग्स इन सिस्टमैटिक वे। तो सिस्टमैटिक वे मीन्स हर चीज को सिस्टमैटिकली आपको पढ़ना पड़ता है। उसी तरह से बायोलॉजी में भी आपको एक सिस्टमैटिक्स को आपको मेंटेन करना है कि आप जीरो से ही, देखिए किसी भी चीज की शुरुआत जीरो से होती है, 0 1 2 3 ऐसे बढ़ता है। कभी आप 10 से ऊपर नहीं बढ़ते, 10 से ऊपर बढ़ेंगे तो नीचे का चीज खाली रह जाएगा। तो इस तरह से समझने के लिए आप देखें तो पहला ब्रांच जो आपके बायोलॉजी का है वह है बायोसिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी। दूसरा है मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तीसरा है सेल बायोलॉजी। चौथा है प्लांट फिजियोलॉजी और पांचवा है एनिमल फिजियोलॉजी। ये जो 5 यूनिट्स हैं ये क्लास 11 में है। कौन कौन से चैप्टर हैं यह देख लिया जाए तो आप देखेंगे बायोसिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी में चैप्टर नंबर 1 to 4, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स and to the animals also 5, 6 and 7, then to cell biology 8 to 10, then plant physiology 11 to 15 and animal physiology 16 to 22। ये पूरा 11
11 में 22 चैप्टर है, 22 चैप्टर्स। उसके बाद हम देखेंगे क्लास 12 को यदि आप देखना चाहें तो क्लास 12 बायोलॉजी में आप देखेंगे आपको 16 चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं। ये कौन कौन से 16 चैप्टर्स हैं, तो इनके यूनिट्स कौन है, यहाँ यूनिट 5 खत्म हुआ, यहाँ से यूनिट शुरू होता है। तो यहाँ सबसे पहले आप पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, दूसरा है हमारा जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तीसरा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, चौथा है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, और पांचवा है हमारा इकोलॉजी। इसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, 1 to 4 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, 5 to 7 एज वेल। तो यहाँ तो जब मेरा क्लास जब शुरू करेंगे तो यहाँ से हम करेंगे क्लास 12 की रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी से हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देख लें एज अ टोटल ये सारे ब्रांचेज जो हैं वो मेडिकल में ये सभी ब्रांचेज से सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेनेटिक्स से पूछा जाता है आप इसलिए आप क्या करें कि आप इनमें ध्यान दें कि हर ब्रांच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप इनके बेसिक को आप पढ़ लें सभी ब्रांच को, तो बेसिक पढ़ने के बाद आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि भाई अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मेरा कौन सा ब्रांच बहुत अच्छा है और किस ब्रांच से हमको चीज़ें आसानी से समझ में आ रही हैं। जैसे किसी को सेल बायोलॉजी समझ में आ रही है, तो अब उनको चाहिए कि आप सेल बायोलॉजी के लिए किसी एक एडवांस बुक को आप ले लें, रेफरेंस बुक को ले लें, और उसके बाद आप उसमें पढ़ाई शुरू करें। और यह बात देखें कि जो भी उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, गत वर्षों के प्रश्न, जो प्रीवियस ईयर जो मेडिकल के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को देखें कि क्या मेरे से उस लेवल के प्रश्न बन रहे हैं जो हमको चाहिए, या क्या इस तरह से हम चीज़ों को समझ पा रहे हैं, या क्या मेरे से वो सारे प्रश्न बन रहे हैं। और उसके बाद आप अपने शिक्षकों से मदद ले सकते हैं और चीज़ों को पढ़ सकते हैं। जब आप इस तरह से स्वयं करेंगे, तैयारी करेंगे, तो आप निश्चित रूप से मेडिकल को आप निकाल लेंगे। आज जो हम शुरू करने वाले हैं, आज हम इस बारे में बात करेंगे जो यूनिट क्लास 12 का है, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से भी उन बच्चों को ध्यान देना है। तो हम बात करेंगे यहाँ रिप्रोडक्शन से, और उससे आगे देखेंगे कि बच्चे किस तरह से इसको आप समझें। और मैं रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बेसिक पढ़ाऊंगा और बेसिक से थोड़ा बहुत एडवांस, ताकि आपको समझ में आए, चीज़ें आप समझ लें और देखें कि आप कहाँ तक इसको समझ पाते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले यूनिट से, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट ऑफ क्लास 12, जो कि है रिप्रोडक्शन। इस यूनिट में आपको 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपको पता है कौन कौन से चैप्टर हैं। पहला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, हिंदी में बात करें तो जीवों में जनन। दूसरा है दूसरा है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हिंदी में पुष्पी पादपों में प्रजनन, जो प्लांट रिप्रोडक्शन है। तीसरा हम बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, मतलब मानव प्रजनन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो चौथा है वह है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये 4 चैप्टर हम लोगों को बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में पढ़े जाते हैं। इनको हम एक एक कर समझेंगे और पढ़ेंगे कैसे, कहाँ क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें डिफिनीशन की
यदि हम रिप्रोडक्शन के डिफिनीशन की बात करें तो देखें, बड़े सामान्य तौर पर आप रिप्रोडक्शन शब्द को यदि आप देखें तो इनको दो वर्गों में बांट सकते हैं, री एंड प्रोडक्शन। री मीन्स आप जानते हैं अगेन, एंड प्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस और टू मेक। इतना तो हम पहले के कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर जीव अपने समान जीवों को जन्म देता है। सवाल यह है कि टू प्रोड्यूस और टू मेक, सवाल बहुत सारे सवाल यहाँ पर हो सकते हैं सिर्फ इस एक शब्द से कि भाई क्यों, टू हुम, किसको जन्म दें, वाई, क्यों जन्म दें, क्यों, किसी जीव को हमको जन्म देने की क्या ज़रूरत है और क्यों जन्म दें और कहाँ जन्म दें, वेयर, कहाँ जन्म दें, ये सारे प्रश्न इस अकेले शब्द से आते हैं कि भाई क्यों प्रजनन किया जाए और क्या सभी जीवों में प्रजनन होता है और इस प्रजनन के लिए वे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उत्तरदायी हैं, इनको हम समझते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम इस शब्द को जब परिभाषित करेंगे तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमको मिल जाएंगे। देखें डिफिनीशन, डिफिनीशन पर आप ध्यान दें तो देखेंगे रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस of giving birth to the same kind for the continuity of race in a natural habitat। आइए इन सभी डिफिनीशन को समझते हैं, डिफिनीशन के बाद को समझें। क्या है रिप्रोडक्शन? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस मीन्स इट इज नॉट आर्टिफिशियली, इट इज टोटली नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय एनी मीन्स इफ इट इज नॉट बायोलॉजिकल। मतलब आप आर्टिफिशियल तौर से जीवों को जन्म नहीं दे सकते हैं। और ये क्या है प्रोसेस? किस चीज का है प्रोसेस? प्रोसेस है गिविंग बर्थ। किस चीज का है? जन्म देने की क्रिया है। किसको जन्म देने की क्रिया है? सेम काइंड। सेम काइंड मीन्स जैसे हम किसी एक स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, जैसे डॉग एक टाइप है, एक काइंड है, और एक कैट एक काइंड है, एलिफेंट एक काइंड है, ह्यूमन एक काइंड है, और हर काइंड अपने समान जीवों को ही जन्म देता है और वो किसी और जीव को जन्म नहीं देता है। तो वह किसको जन्म देना है? जन्म देना है सेम काइंड को। किस लिए देना है? फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ रेस, अपने जाति को बनाए रखने के लिए। जिस जाति से कोई भी जीव बिलोंग करता है, जिस स्पीशीज से कोई जीव बिलोंग करता है, हर जीव की टेंडेंसी यह होती है कि वह अपने जीवन काल में अधिक से अधिक उन बच्चों को जन्म दे जो उसके समान हो, और यह कहाँ दे? नेचुरल हैबिटाट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेचुरल हैबिटाट। देखिए प्राकृतिक रूप से ऐसे जीव बनाए गए हैं कि दो जीव आपस में मिलकर कभी प्रजनन नहीं करते, मतलब उनके बीच में कभी रिप्रोडक्शन नहीं होता, और यह हमेशा अपने नेचुरल हैबिटाट जो उनका माइक्रो हैबिटाट है, जहां वह रहते हैं और जहां वह आसानी से रह सकते हैं, वह उसी जगह पर अपने समान जीवों को जन्म देते हैं। यदि इस पूरे परिभाषा को समझें तो कहते हैं कि जीव अपनी जाति को बनाए रखने के लिए, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ रेस, every organism tends to produce large number of progeny which are similar to them for their continuity of race in their natural habitat। लेकिन नेचुरल हैबिटाट, अब इसके हिसाब से एक हम एग्जाम्पल दें और उस एग्जाम्पल के साथ आप समझेंगे कि नेचुरल हैबिटाट और आर्टिफिशियल हैबिटाट को समझ लें।
जैसे मान लीजिए ए डॉग इज अ डॉग बिकॉज ऑफ 3 थिंग्स। एक कुत्ता तीन कारणों से कुत्ता है। क्यों? पहले देखें, पहला, इट लुक्स लाइक अ डॉग, इट लुक्स लाइक अ डॉग मीन्स अ डॉग मस्ट हैव दोज फीचर्स दोज बेसिक फीचर्स थ्रू विच इट इज गेट आइडेंटिफाई। मतलब भले ही मान लीजिए, इसको हम कहें, मान लीजिए आप दुनिया के किसी कोने में हो, आप सपोज चाइना में हो, आपको चाइनीज बोलने नहीं आती, लेकिन आप कुत्ते को देखकर पहचान जाएं। आप कहीं भी दुनिया के कोने में रहें, ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ कुत्ता कुत्ते जैसा होता है और अमेरिका में कुत्ता बिल्ली जैसा होता है, ऐसा नहीं है। कुत्ते के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे बेसिक फीचर जरूर हैं जिनसे उनकी पहचान आसानी से हो सकती है, और हम कहीं भी रहें, हम किसी भी भाषा में किसी भी स्थान पर रहें, हम उसको पहचान सकते हैं। मतलब उनके अंदर जो एक स्पीसीज का जो गुण होता है वह बदलता नहीं है। दूसरा कहता है इट टेक्स बर्थ फ्रॉम अ डॉग, मतलब इसका जन्म भी एक कुत्ते से ही होता है। ऐसे ही ऑर्गेनिज्म से होता है जिससे जो उसके समान ही दिखता हो और उसमें और इसमें जो समान जो गुण हैं वो सेम होते हैं। और तीसरा, इट गिव्स बर्थ टू ए डॉग ऑल्सो, और यह जन्म भी किसको देता है? यह जन्म भी कुत्ते को ही देता है जो उसके समान ही होता है। मतलब इस तरह से हम एक स्पीसीज को परिभाषित करते हैं। लेकिन आज यदि हम इसको देखें, आज इस उदाहरण पर यदि हम आते हैं तो इनके नेचुरल हैबिटाट में ही हम बात कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इस हैबिटाट को बदल दें, नेचुरल को आर्टिफिशियल कर दें, आर्टिफिशियल मीन्स मैनमेड, तो मैनमेड में देखिए ऐसी परिस्थिति होती है जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक एग्जांपल सुना होगा, म्यूल, खच्चर का नाम आपने सुना है। म्यूल जो है उसके जो फादर और मदर अलग अलग होते हैं। यह इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से उत्पन्न एक हाइब्रिड है। ये कैसा है? तो म्यूल इज बिटवीन, म्यूल का जो फादर है वह है हॉर्स, मेल हॉर्स, और फीमेल डंकी से जो पैदा है वह है म्यूल। और म्यूल को यदि आप साबित करना चाहें डॉग के हिसाब से, तो क्या एक म्यूल म्यूल की तरह दिखता है? नहीं। क्यों नहीं दिखता है? बिकॉज दे हैव वेरिएंट्स। इनके अंदर जो कैरेक्टर है, इनके अंदर जो आने वाले जीन हैं, दो अलग अलग स्पीसीज के मेंबर से आए हैं, इसलिए हर म्यूल के अंदर पाए जाने वाले जो गुण होते हैं वह आपस में मेल नहीं खाते। दूसरा क्या कहता है, क्या यह एक म्यूल से ही पैदा हुआ है? नहीं। तो म्यूल किससे पैदा हुआ? दो स्पीसीज से पैदा हुआ है, डॉग से और डंकी से। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। और कहता है कि क्या म्यूल को जन्म देता है? नहीं। द म्यूल आर स्टेराइल। स्टेराइल मीन्स दे कांट गिव बर्थ टू एनीवन। ये बच्चों को जन्म नहीं देते और ये स्टेराइल होते हैं, और इस फिनोमिना को F2 ब्रेकडाउन कहा जाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने इस बारे में समझा, आज का जो हमने बात करा वह हमने पूर्ण रूपेण इस बारे में बात करा कि भाई मेडिकल के लिए किस तरह से पढ़ाई करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें हैं। आपको उस रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछना हो, आप जो मेल बॉक्स है उसके अंदर आप चैट कर सकते हैं, और मेल बॉक्स में निश्चित आप उन प्रश्नों को पूछें और आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और दूसरी बात जो आपने देखा कि भाई यह परिभाषा, आज हम परिभाषा तक ही सीमित रखते हैं आज के क्लास को। कल आप अच्छे से इस बात पर पढ़ लें, कल भी मेरा क्लास है और संभवतः कल मैं इससे आगे आपको एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर मोड्स के बारे में बात करेंगे। और टिल देन आप घर पर बने रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर बने रहिए और खूब पढ़िए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।